नमस्कार, मैं हूँ आपकी कहानीकार और मुझे है कहानियों से प्यार। आज की रचना का शीर्षक है काला कौआ और इसकी रचयिता हैं निर्मला अर्गल। पिता तो बेहद नाराज थे ही, एक माँ ही थी जो दुख और नाराजगी के बावजूद उसका ख्याल रखती, समझाया करती और सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी जीने की सलाह देती। बिंदु मौत के मुंह से बची है, सुनकर भी दिलीप उसे देखने नहीं आया था। दरअसल उस रात के बाद जब वह बिंदु से नाराज होकर गया था, तब से आज तक उसने बिंदु की कोई खबर नहीं ली थी। उसने सोच लिया था कि बिंदु उसकी कभी नहीं हो सकती। उसने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था। फिर अफसोस कैसा? पर बिंदु की उपेक्षा और अपमान ने उसे उग्र बना दिया था। अब वह अक्सर बुरी तरह उखड़ पड़ता था। लीक से हटकर उसे तनिक कोई बात पसंद न आती थी। शक्की और शंकालु बनता जा रहा था उसका स्वभाव। खूबसूरत लड़कियों से तो अब उसे चिढ़ होने लगी थी। उनके चरित्र में उसे खोट ही दिखाई पड़ती। घरवाले उसके इस स्वभाव से दुखी थे। माँ रोती रहती। अब तो वह उन पर भी बरस पड़ता। सब उसके इस उग्र स्वभाव के लिए बिंदु को दोषी ठहराते थे। ना वे उसे ऐसे अपमानित करती, ना दिलीप जैसा समझदार सुशील लड़का ऐसा क्रोधी बनता। पिता उसे बिंदु से तलाक लेकर दूसरी किसी सीधी सुशील लड़की से शादी करने की सलाह देते, पर दिलीप सुनते ही भड़क उठता, चीख कर कहता, छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, नहीं करनी मुझे शादी। एक बिंदु ही क्या, उसे तो जैसे समूची नारी जाति से ही नफरत हो गई थी। बिंदु की गंभीर अस्वस्थता की खबर उसे गांव से मिली थी। 4 दिनों की छुट्टी में वह गांव गया था। इन्हीं दिनों उसकी बहन की सहेली रेशमा भी मायके आई थी। रेशमा की ससुराल बिंदु के घर के पास ही थी। दिलीप की बहन से मिलने रेशमा घर आई तो सामना दिलीप से हो गया। रेशमा को दोनों की कहानी मालूम थी। फिर भी वह धीरे से बोली, दिलीप भैया, पता है आपको, बिंदु भाभी की हालत खराब हो गई थी, मरते मरते बची हैं। रेशमा के शब्दों ने घर के लोगों पर जैसी बिजली गिरा दी। पर कोई पूछे उससे पहले ही दिलीप बोला, मरी तो नहीं ना? अरे उसे तो मौत भी जल्दी नहीं आएगी। रेशमा मुंह फाड़े दिलीप को देखती रह गई। अच्छा हुआ जो उसने पूरी बात नहीं बताई। पता नहीं वह क्या कर लेते। पर नौकरी पर लौटकर सबसे पहले वह रंजन से मिलने गया। वह जानता था कि रंजन जो कुछ बताएगा वह बिल्कुल सच होगा। उसका अनुमान सही निकला। बिंदु और मोंटू के संबंध की परिणति यही होगी। यह बहुत पहले ही अनुमान लगा चुका था। अच्छा हुआ वह मरी नहीं। मर जाती तो एक बार की ही सारी जलालतों से मुक्ति पा जाती। पर अब इस अपमान, दुख और बदनामी को लेकर पूरी उम्र उसे जीना पड़ेगा। कोई उसका अपना ना होगा। तिल तिल कर मरते हुए जीना होगा। कैसा सही न्याय किया प्रकृति ने। दूसरों को अपमानित करने वालों का यही हर्ष होना चाहिए। इतने दिनों से दहकते उसके सीने में आज जैसे ठंडक पड़ गई। लौटते हुए वे अपने को काफी हल्का महसूस कर रहा था। माँ लगातार बिंदु पर जोर डाल रही थी कि एक बार दिलीप से मिलकर माफी मांग ले। हो सकता है वह उसे माफी कर दे। उनकी निगाह में दिलीप एक समझदार शरीफ लड़का है। सच्चे मन से मांगी गई माफी जरूर कबूल करेगा। पर बिंदु जानती थी वह काम उतना आसान नहीं है। दिलीप की आंखों के धधकते शोले वह उस रात देख चुकी थी। अब क्या वह शोले उसे जलाकर राख न कर देंगे? फिर क्या मुंह लेकर अब जाए उसके पास? जब वह चाहता था तो उसे तो वह लगातार दूर छिटकती रहती थी। माँ उसकी मुश्किल आसान करने के लिए स्वयं जाकर दिलीप से माफी मांगना चाहती थी। पर बिंदु नहीं चाहती थी कि उसके कारण उसकी सीधी सच्ची माँ को कुछ उल्टा सीधा सुनना पड़े। बिंदु की जिस सहेली के पिता की फैक्ट्री में दिलीप काम करता था, एक दिन वह सहेली बिंदु से मिलने आई। दिलीप की तारीफों के उसने पुल बांध दिए। उसके पिता ने दिलीप की मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे धड़ाधड़ 2 बार तरक्की दे डाली थी। अगले माह किसी काम के सिलसिले में वह पिता के साथ जर्मनी जा रही थी। साथ में शायद दिलीप भी होगा। बिंदु से सहेली ने पूछा, आगे अब तुम्हारा क्या इरादा है? क्या दिलीप से तलाक लोगी या माफी मांगोगी?
वैसे माफी तुम्हें शायद ही मिले, क्योंकि दिलीप बहुत स्वाभिमानी और उसूलों का पक्का है। खैर, जो कुछ हुआ उसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, पर शायद प्रकृति को यही मंजूर था। माँ का माथा ठनका। कहीं सहेली बिंदु का मन लेने तो नहीं आई थी? कहीं वह उनकी बेटी के अधिकार पर डाका डालने का इरादा तो नहीं बना रही है? दिलीप जैसा ही पति तो चाहिए उस अमीर बाप की इकलौती बेटी को, जो उसके बाप का सारा कारोबार ईमानदारी से संभाल ले और सदा उनके एहसानों के तले दबा रहे। नहीं, वह ऐसा कभी नहीं होने देगी। दूसरे ही दिन उन्होंने समझा बुझाकर बेटी को दिलीप के पास भेज दिया। दिलीप छुट्टी होने के कारण घर पर ही होगा, इसलिए बिंदु सुबह की पहली बस से ही वहां पहुंच गई। हाथ में अटैची लिए घंटी पर उंगली रखते उसकी उंगली कांप रही थी। गीले बालों को पोंछते दिलीप ने दरवाजा खोला तो सामने बिंदु को देखकर उसका चेहरा कठोर हो गया। छुट्टी के दिन और सुबह सुबह के स्नान का सारा मजा जाता रहा। तुम क्या बिंदु हो? नहीं नहीं, तुम बिंदु तो नहीं हो सकती, क्योंकि बिंदु तो अपूर्व सुंदरी है। तुम जैसी श्रीहीन, निस्तेज आंखों और लुटी पुटी दीनहीन अवस्था वाली नहीं। फिर उस जैसी सुंदरी का मुझ जैसे काली कौए के घर क्या काम? जाइए महोदया, आप गलत घर में आ गई हैं। बिंदु दिलीप के पैरों पर झुक गई। मुझे माफ कर दो दिलीप, मैं गलती पर थी, पहचान नहीं पाई थी तुम्हें। एक, सिर्फ एक अवसर दो मुझे अपनी भूल सुधारने का। क्यों? एक हादसे के बाद ही घबरा गई? कहाँ गई तुम्हारी सारी अकड़? किसकी खातिर तुमने मुझे उस दिन मुझसे तलाक मांगा था? अब कुछ मांगना है तो तलाक मांगो। आज शहश देने को तैयार हूँ। बिंदु के दिल में हुक उठी। शायद माँ का अनुमान ही सच निकले। निराशा के आंसू उसकी आंखों में छलक आए। मुझ पर यूं वार मत करो। मैं पहले ही सताई, हारी, निराश अबला हूँ। मुझे अपना सदृढ़ सहारा दे दो। सहारा दिलीप। दिलीप गंभीर हो गया। यही सहारा तो कभी मैंने तुमसे चाहा था। क्या दिया तुमने? जो चीज तुमसे कभी दी नहीं, उसको मांगने के सत्कार से आ गई। याद करो कितना दुखाया था तुमने मेरा दिल, कितनी बदनामी दिलाई थी मुझे और मेरे निरपराध परिवार को। मैंने दिल खोलकर तुम पर अपना प्यार, आकांक्षाएं, संवेदनाएं, धन, वैभव सब लुटाया था। बदले में तुमने दी सिर्फ उपेक्षा। जिस रूप पर तुम्हें घमंड था, जाओ अब खाओ उसकी कमाई। यही उचित है तुम्हारे लिए। मैं भला अब तुम्हें क्या दूंगा? तुम्हारी बेवफाई ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मनुष्य से अमानुष बना दिया। मैं तो अब एक भावहीन मशीन हूँ, जिसे मतलब है तो अब बस अपने काम से। फिर दूसरों द्वारा ठुकराए गए लोगों के उद्धार का मैंने बीड़ा तो नहीं उठाया है, और फिर तुम जैसी पतिता को क्यों स्वीकार करूं मैं? दिलीप को बिंदु के आंसू ढकोसला लग रहे थे। उसने आवेश में भरकर कहा, बंद करो ये रोना धोना और दफा हो जाओ यहाँ से, या मैं हाथ पकड़कर बाहर करूं। बिंदु सहम गई। मुंह उठाकर उसने दिलीप की ओर देखा। उसकी आंखों में आज फिर उस दिन से भी कहीं अधिक भयंकर क्रोध के शोले भड़क रहे थे। नहीं, वह उन आंखों का सामना नहीं कर सकेगी। भय से उसका शरीर कांप उठा था। अटैची उठाकर बाहर जाने के अतिरिक्त उसके पास कोई चारा भी नहीं था। दिलीप ने उसके निकलते ही भड़ाक से दरवाजा बंद कर लिया था। यहाँ होती है हमारी कहानी समाप्त। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। नमस्कार।